महाकुंभ में मकर संक्रांति के दिन संगम तट पर डुबकी लगाने पहुंचे करोड़ों श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। हेलीकॉप्टर से सभी घाटों और अखाड़ों पर स्नान के दौरान श्रद्धालुओं पर फूलों की बारिश की गई। गुलाब की पंखुड़ियों की बारिश देख संगम तट पर मौजूद श्रद्धालुओं ने अभिभूत होकर जय श्री राम और हर हर महादेव के नारे लगाए। खबर है कि प्रत्येक स्नान पर्व पर लगभग 20 कुंटल गुलाब की पंखुड़ियों की बारिश करने की तैयारी है। लखनऊ में प्रयागराज महाकुंभ को लेकर उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि प्रयागराज में रहने वाले लोगों के लिए उचित व्यवस्था की गई है। लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 60,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। साथ ही किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए व्यवस्था की गई है। सभी अधिकारी अच्छी तरह से प्रशिक्षित हैं। देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक हमारा गृह विभाग में ये कंट्रोल रूम है और ये कंट्रोल रूम लगातार 24 घंटे चल रहा है। मुख्यमंत्री जी पल पल की सूचनाएं ले रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये जो एक विश्व का जो सबसे बड़ा एक आध्यात्मिक और धार्मिक समागम है, उसका आयोजन कल से प्रारंभ हुआ है। और कल, जैसा कि आप जानते हैं, कल करीब 1,62,00,000 हमारे जो पूज्य संत और श्रद्धालु और अन्य लोगों ने, नागरिकों ने प्रयागराज में संगम पे डुबकी ली है। और आज इस महापर्व का ये पहला अमृत स्नान है जो मकर संक्रांति के पर्व के अवसर पर है। और ये जो आप संख्या देख रहे हैं, यहाँ अभी कुछ देर पहले तक करीब 1.25 करोड़ लोग जो है आज इसमें संगम में डुबकी लगा चुके हैं। इसमें हमारे पूज्य संतों के जितने हमारे अखाड़े हैं, उनका जो अमृत स्नान होता है, एक जो 1000 वर्षों की परंपरा चली आ रही है, उसके अनुरूप जो है उनका भी आयोजन हुआ है। और ये जो आज का जो अमृत स्नान है, ये लगातार जारी है। अभी भी आप देख सकते हैं कि सब जगह स्नान चल रहा है, तो ये संख्या अभी बहुत बढ़ेगी। और जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि इस बार की जो महाकुंभ है प्रयागराज का, इसकी परिकल्पना जो है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, इसको एक भव्य, दिव्य और डिजिटल कुंभ के रूप में इसकी परिकल्पना की गई है। और इसको सुरक्षित, स्वच्छ और सुव्यवस्थित बनाने के लिए हर प्रकार के बहुत ही व्यापक प्रबंध किए गए हैं। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट से बीजेपी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। बीजेपी ने चंद्रभान पासवान को अपना प्रत्याशी बनाया है। अब सपा और बीजेपी के बीच मिल्कीपुर सीट पर सीधी टक्कर देखने को मिलेगी। आपको बता दें कि इससे पहले समाजवादी पार्टी अपना प्रत्याशी घोषित कर चुकी है, जिसे कांग्रेस ने अपना समर्थन दिया है। हालांकि बीएसपी ने उपचुनाव से किनारा कर दिया है। मौजूद है जो उपचुनाव मिल्कीपुर में होना है, प्रत्याशी पूरी तरीके से घोषित हो गए हैं। नाम जिन्होंने मुझ पर भरोसा बताया है, उस भरोसे पर हम लोग खरे उतरने का काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सीट उठाकर माननीय भारतीय जनता पार्टी की झोली में का काम करेंगे। अवधेश प्रसाद जो कि सांसद, उनके पुत्र अजीत प्रसाद को भी उतारा गया समाजवादी पार्टी से, कहते हैं खाता नहीं खुलने देंगे, क्या कहेंगे? देखिए, हमारे यहाँ परिवारवाद नहीं, चाहे वो जितने बार से रहे हो विधायक सांसद, उससे उनके मतलब हमारी जनता हमारे साथ है। वहाँ पर चंद्रभान पासवान चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, वहाँ पर हमारी जनता हमारे साथ चुनाव लड़ रही है, इसलिए उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मिल्कीपुर में किन मुद्दों को लेकर के चुनाव में आप आए? मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा विकास का होगा और जो भी जनता की मूलभूत सुविधाएं हैं उसको जनता तक पहुँचाने का काम किया जाएगा। समाज में खड़े, अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक सभी योजनाओं को पहुँचाने का काम करूँगा। देखिए, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे जो है उप विधायक के तौर पर उपचुनाव जो होना है पासवान जी। एचएनएन न्यूज के लिए गौरव मिश्रा।
यूपी सरकार के मंत्री असीम अरुण ने विपक्ष पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और सपा ने संविधान को ठेस पहुंचाई है, जबकि पीएम मोदी और बीजेपी की संविधान में आस्था है। अखिलेश यादव को आड़े हाथों लेते हुए असीम अरुण ने कहा कि अखिलेश यादव की कलम में जब ताकत थी तब उन्होंने बाबा साहेब के सम्मान में कुछ नहीं किया। आज संविधान गौरव अभियान के तहत मेरठ में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य वोट मांगना नहीं है। मेरठ में जो भरपूर समर्थन मिला उसके लिए धन्यवाद देना था, और उसके साथ साथ उससे ज्यादा बड़ी बात संविधान में आस्था जो मोदी जी की है, भारतीय जनता पार्टी की है, और इसके विपरीत कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने संविधान को लगातार ठेस पहुंचाने का जो काम किया है, बाबा साहब के सम्मान को ठेस पहुंचाने का काम किया है, उसके बारे में चर्चा हुई। सब लोग ने इस बात को समझा। फर्क बिल्कुल साफ है। जब अखिलेश यादव जी के कलम में ताकत थी मुख्यमंत्री की, क्या इन्होंने बाबा साहब के सम्मान में एक भी काम किया? और मैं पूरी लिस्ट दे दूं जहां पे इन्होंने अपमान के लिए भी काम किया, जो अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण की योजनाएं थी उनको बंद करने का काम किया। उसके विपरीत मोदी जी ने सम्मान भी दिया, विकास की नई योजनाएं भी दी, और सबसे बड़ी बात सहभागिता के लिए, भागीदारी के लिए काम किया। एक भ्रम फैलाया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण खत्म कर देगी। भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी ने आरक्षण के सिद्धांत को और मजबूत करने के लिए काम किया। कैसे? सबसे पहले आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग को भी इसमें शामिल किया। अब महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया लोकसभा में, विधानसभा में। ऐसे मोदी जी को हम लोग धन्यवाद देते हैं। और उसके विपरीत कांग्रेस ने अगर कोई काम किया हो, राहुल गांधी जी ने किया हो, समाजवादी पार्टी ने किया हो, तो हमको बताएं। और उनके काले कारनामे जो हैं मुख्यमंत्री के रूप में, सरकार के रूप में, हम सबके सामने रख चुके हैं। 23 जनवरी को प्रयागराज में धर्म संसद का आयोजन होना है, जिसको भव्यता प्रदान करने के लिए मथुरा के राधा दामोदर मंदिर के सेवायत आचार्य कृष्ण बलराम गोस्वामी को ब्रज मंडल का संयोजक नियुक्त किया गया। इस मौके पर आचार्य कृष्ण बलराम गोस्वामी ने कहा कि भगवान कृष्ण की जन्मभूमि को मुक्त करने में ये धर्म संसद संतों के सानिध्य में अहम फैसले लेते हुए जन जागृति का काम करेगी। मुगलों की ओर से हमारे धर्म स्थलों को तोड़कर जो ईदगाह बनाई गई हैं, उन्हें हम न्यायालय के जरिए श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के स्थान को जरूर प्राप्त करेंगे। बड़ा हर्ष का विषय है चलो कुंभ की ओर। कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास ने जो 23 तारीख को महाकुंभ में संतों की जो बैठक रखी है, इससे ऐसा महसूस होता है कि अब सरकार के कानों में कुछ जू रहेंगी। वैसे तो कोर्ट में हमारे दिनेश शर्मा फयारी ने रिट दायर कर रखी है। काफ़ी समय से ये केस चल रहा है। 15 वकील इनके साथ जाते हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं, और ब्रज क्षेत्र में अनेकों धर्म सभाएँ की हैं। पर अब लग रहा है कि कुंभ में जाकर हजारों लाखों संत इसको सुनेंगे, हजारों लाखों संत इसके लिए आगे बढ़ेंगे। और मैं समझता हूँ कि हमारी ब्रजभूमि की जो सबसे विकट समस्या है, कृष्ण जन्मभूमि का मेन द्वार, मुख्य द्वार जो खुलना चाहिए, वो अब खुलेगा। आज वृंदावन में श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास की मीटिंग हुई है। उसमें आदरणीय कृष्ण बलराम गोस्वामी जी को धर्म संसद के लिए पूरे ब्रज प्रांत का संयोजक नियुक्त किया है। और यहाँ पर श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के बैनर तले सभी ब्रजवासी, सभी सनातनी हिंदू 23 तारीख को प्रयागराज में होने वाली धर्म संसद में उपस्थित रहेंगे। सभी सनातनी हिंदुओं की यही अभिलाषा है कि कैसे हमारे कृष्ण भगवान का मंदिर आज़ाद हो, क्योंकि मुगल आक्रांताओं द्वारा जो हमारे कृष्ण मंदिर पर जो अवैध कब्जा कर लिया गया था, उसका केस न्यायालय में चल रहा है। उस केस में किन किन संत भगवान की गवाही होगी, कौन कौन से संत भगवान उसमें अपना पक्ष रखेंगे, तो इन सभी बिंदुओं पर चर्चा होगी। और सभी सनातनी हिंदुओं की उपस्थिति, जो लगभग 40 करोड़ लोग प्रयागराज कुंभ में पहुंच रहे हैं, उन सभी की कामना है कि जल्द से जल्द सनातन धर्म की विजय पताका फहराए। भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व सांसद और संगठनात्मक चुनाव अधिकारी संगम लाल गुप्ता को जूते वाले
बुके देने के मामले में कार्रवाई की है। पार्टी ने इस मामले में कानपुर के 5 नेताओं से 1 सप्ताह के भीतर स्पष्टीकरण मांगा है। खबर आगरा से है। आगरा में नगर निगम ने कबाड़ से कलात्मक की अनूठी मिसाल पेश की है। शहर भर में इकट्ठा किए गए कबाड़ के सामान से नगर निगम ने लड्डू गोपाल जी की विशाल कलाकृति बनाई है, जिसकी चर्चा चारों तरफ की जा रही है। आगरा आने वाले पर्यटकों को ये आकृतियां आकर्षित कर रही हैं। आगरा में कहीं भगवान का डमरू तो कहीं कृष्ण की बांसुरी और अब यमुना किनारे 35 फीट ऊंची भगवान लड्डू गोपाल की आकृति लगाई गई है, जो बेहद खूबसूरत है। हमारे आगरा की नगर निगम ने एक अनूठा प्रयोग किया है। मैं नगर निगम में हमारी महापौर जी को, नगर आयुक्त जी को, सभी अपने पार्षदगणों को, सभी कर्मचारी अधिकारियों को बधाई देता हूं कि उन्होंने जो वेस्टेज है उस वेस्टेज को एक अच्छा रूप दिया है। लड्डू गोपाल जी की प्रतिमा बनाई और अन्य प्रतिमा भी आप देख सकते हैं, वो काफी अच्छी बनाई गई हैं। अन्य जो काम कर रहे हैं नगर निगम में, स्वच्छता का काम भी अच्छा चल रहा है और अच्छे होने की आवश्यकता है। बहुत बड़े बड़े काम नगर निगम द्वारा किए जा रहे हैं और बड़े बड़े कामों की आवश्यकता ये बात सही है। और मुझे लगता है कि नगर निगम जिस प्रकार से वेस्टेज वस्तुओं का इस्तेमाल करके खूबसूरती लाने का प्रयास कर रही है नगर निगम, आने वाले वर्षों में आगरा के नागरिक और हमारे छोटे छोटे बच्चे भी घर की वेस्टेज से खूबसूरत सामग्री बनाएंगे तो हमारे घर की, हमारे मोहल्ले की खूबसूरती भी बढ़ेगी और वेस्टेज के कारण से जो कूड़ा करकट ज्यादा मात्रा में इकट्ठा होता है उसमें भी कमी आएगी। एक पंथ दो काज। खबर संत कबीर नगर से है, जहां दबंगों ने ग्राम प्रधान पर जानलेवा हमला किया। आपको बता दें कि दबंगों ने ग्राम प्रधान पर पिस्टल सटाकर जान से मारने की धमकी दी। इसी मामले को लेकर ग्राम पंचायत गोपी चंद्र की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। वहीं आरोपी की तलाश पुलिस कर रही है। ये घटना खलीलाबाद थाना क्षेत्र के मडिया चौराहे की है। भाई पहले तो मैं बता दूं, बघौली ब्लॉक का प्रधान संघ का अध्यक्ष हूँ मैं और पिंटू भाई अपने सहयोगी हैं। ये जितने प्रधान साथी आए हैं सब सहयोग में आए हैं। गोपी भाई के साथ जो कल हुआ अति निंदनीय घटना है। ये घटना बर्दाश्त लायक नहीं है। प्रधान बेचारा 24 घंटे का नौकर आप लोग मान लो। अगर कोई फ़ोन करके बुलाता है तो वो रात बिरात कुछ नहीं देखता, अपना तुरंत मोटरसाइकिल या जैसे भी है सक्षम वो आदमी तुरंत निकलता है। अगर इस तरह की घटना होगी तो अगला कैसे किसकी मदद कर पाएगा। बस यही है कि कोतवाल साहब से मिलने आए थे और जो कानूनी कार्रवाई हो वो कोतवाल साहब उचित कार्रवाई करें, यही कहना है। हमारा ग्राम पंचायत गुलरिया पड़ता है। मैं रात में घर जा रहा था तो रास्ते में एक संदीप नाव का लड़का है जो हमको बुला के और उसके साथ 8-10 लोग जो है मफलर बांधे थे, मुंह बांधे हुए थे और उसके बाद में वो लोग हमारे ऊपर लाठी डंडा ईंटा पाथर से मारना शुरू किए और किसी तरह से हम अपनी जान बचा के भागे और वो लोग कट्टा उट्टा लहराते हुए कि निकाल कट्टा, भौसड़ी वाले इसको मार दिया जाए प्रधानवा को। इसी तरह से किसी तरह से हमने अपनी जान बचा के अपना घर भागे और वहाँ पे कम से कम 200-400 की संख्या इकट्ठा हो गई। कम से कम उसी के देख के सारे लोग वहाँ से भागे। क्या मांग है पुलिस से? नहीं, मैंने चौकी इंचार्ज से रात में ही 11 बजे करीब 10:30 बजे मैंने बता दिया था कि सर ऐसी ऐसी घटना है। कोई कार्रवाई अभी तक हुई? अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी एप्लीकेशन लेके मैं आया हूँ कोतवाल साहब को देने के लिए। वजह क्या है कि आखिर क्यों लोग दौड़ाने लगे? वजह वो जो है बदमाश टाइप का, उसके कई चीज़ जो है उसके नाम से FIR हुआ। वो 2-4 महीना जेल भी काट के आया है और वो क्रिमिनल बनना चाहता है, गुंडा बनना चाहता है वो। खबरों में आगे बढ़ते हैं। संभल के सदर कोतवाली इलाके में अवैध अतिक्रमण को लेकर प्रशासन इन दिनों एक्शन मोड पर है। इसी के चलते प्रशासन ने सती मठ की भूमि पर हुए अवैध कब्जे को बुलडोजर की मदद से हटा लिया। वहीं कार्रवाई के दौरान SDM डॉक्टर वंदना मिश्रा भी मौके पर मौजूद रही। मुझे किसी ने कल फ़ोन करके बताया था कि यहाँ पर सती मठ का रहा करता था, पहले यहाँ पर एरिया था, मंदिर था यहाँ पर,
और वर्तमान में इस पे कब्जा कर लिया गया था। इस पे नींव भर के और इसे प्लॉटिंग की जा रही थी, तो उसी क्रम में अभी आकर इसकी पैमाइश कराकर और इसको कब्जा मुक्त कराया गया। कितनी भूमि है मैम और क्या एक्शन लिया जाएगा इस पर जिन लोगों ने कब्जा कर रखा है? ये 80 वर्ग मीटर था। हम लोग इसमें एंटी भूमाफिया जो अभियान है उसके तहत इसमें हम लोग वाद दर्ज कराएंगे और उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आजमगढ़ में सदर तहसील क्षेत्र अंतर्गत स्थित अटल आवासीय स्कूल का मंडलायुक्त विवेक ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्हें स्कूल में कई अनियमितताएं मिली, जिस पर नाराजगी व्यक्त करते हुए मंडलायुक्त ने उप श्रमायुक्त राजेश कुमार और श्रम प्रवर्तन अधिकारी देवेंद्र सिंह को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा मंडलायुक्त ने एक लिपिक की सेवा समाप्त करने के भी निर्देश दिए हैं। विवेक ने स्कूल में छात्र छात्राओं से सीधे संवाद कर पढ़ाई की गुणवत्ता का जायजा लिया। वहीं स्कूली बच्चों ने मंडलायुक्त को अवगत कराया कि उन्हें एक साल में 12 कॉपियां और 2 कलम ही दिए गए हैं और जो बैग दिए गए थे वो फट गए हैं। साथ ही पीने के लिए आरओ का पानी भी उपलब्ध नहीं होता। मैनपुरी के प्रजापति कॉलोनी में पुलिस को एक बार फिर बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां साइबर पुलिस ने डिजिटल अरेस्टिंग के माध्यम से ठगी करने वाले बंटी और बबली को गिरफ्तार किया है, जबकि एक फरार आरोपी की तलाश अभी भी पुलिस कर रही है। पुलिस ने बताया कि ठग अब तक कई वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। फिलहाल आगे की कार्रवाई जारी है। आया था जिसमें एक व्यक्ति है जिसको कॉल आता है, उसको कहा जाता है कि आपके बेटे को दिल्ली के क्राइम ब्रांच द्वारा अरेस्ट किया गया है। 5 लोगों के साथ अरेस्ट किया जा रहा है किसी मामले पे। अगर आप इससे बचना चाहते हैं, इसको छुड़वाना चाहते हैं, तो आपको कुछ अमाउंट देना पड़ेगा। एक अमाउंट की मांग की गई, लगभग 5 लाख की मांग की गई थी। पिता थोड़ा सदमे में आ जाते हैं और अपने बच्चे को इस मुसीबत से बचाने के लिए 38,000 रुपये तत्काल ही एक अकाउंट नंबर पर आपको ट्रांजेक्शन करते हैं। वादी को संदेह होता है कि कहीं ना कहीं इसमें कुछ गड़बड़ है। वो हमारे जो थाना है और हमारे ऑफिसर हैं उनको संपर्क करते हैं। तत्काल इसमें कार्रवाई की जाती है। जब होमवर्क स्टार्ट होता है तो देखा जाता है कि ये कॉल अलग अलग जगह से आई है और इसमें जो कॉल करने वाले हैं एक महिला भी है और उसके साथ एक पुरुष भी है। जो 3 सस्पेक्टेड नाम आए थे, इसमें एक आकाश, तनु और विवेक, जिसमें से 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। इसमें एक महिला और एक पुरुष की। एक विवेक वांछित है। जब इनके आपराधिक इतिहास को टटोला गया तो देखा गया कि इनके आपराधिक इतिहास भी है और आगे पहले भी ये इस तरह के कृत्य करते हैं।